सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल दिस और संदीप भैया। एंड गाइज, वैसे तो आंसर की आ चुकी है, सब लोगों ने अपने आंसर्स मैच भी कर लिए होंगे। और आपको अपने कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने मार्क्स बताना है। उसके भी यहाँ पे आई विल टेल कि भाई अब आगे कितने परसेंटाइल आने की संभावना है या कितनी रैंक बन सकती है, और कौन कौन से कॉलेजेस भी आपको मिल सकते हैं आपके मार्क्स के भी यहाँ पे। ऑल ओवर इंडिया कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। बट खैर, हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो पे बात करते हैं कि भैया एटलीस्ट अगर अपने को एक एनआईटी चाहिए हो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए, या फिर जस्ट इंट्री मारनी हो किसी एनआईटी में, तो एटलीस्ट हमारी कितनी परसेंटाइल या कितना रैंक होना चाहिए, मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही साथ मैंने अभी वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले कि जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस क्या और कब से शुरू हो रहा है, तो ऑलरेडी मैं उस पर बात कर चुका हूं। और हम देखेंगे कि एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल है कि अपन लोग को जोसा में बैठना चाहिए, चाहे वो एनआईटी हो, ट्रिपल आईटी हो या जीएफटीआई हो। ट्रिपल आईटीज के लिए मिनिमम परसेंटाइल या मिनिमम रैंक की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं बात एनआईटी के लिए कर रहा हूं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात हम देखते हैं कि चलो देख लेते हैं कि जोसा में बैठने के लिए एटलीस्ट कितना रैंक अपना होना चाहिए। तो मैं एक प्रिडिक्टर खोलता हूं, खैर प्रिडिक्टर नहीं है, फिल्टर ही है, जिसमें हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फिल्टर। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिएगा जरा, जो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर सारे टाइप के कॉलेजेस ले लेता हूँ, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी और एनआईटी, और मैं लास्ट राउंड का डेटा देखता हूँ कि कहाँ तक एडमिशन हुआ था। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे दो ही ब्रांच की बात करूंगा, वो है अपना कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली, सीएस फैमिली और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली। बाकी ब्रांचों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि वो तो बहुत लो रैंक तक मिल जाएंगे। तो हम सिर्फ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली की बात करें तो जीएफटीआई में मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ओबीसी में तो और लो हो जाएगा। जीएफटीआई में जो ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन हुआ था, वो 7,44,000 रैंक पर गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया था। और श्री माता वैष्णो देवी में 5 लाख रैंक पर इलेक्ट्रिकल मिल गया था। और मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी 3-4 लाख रैंक तक इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया था। अगर ओपन के बजाय अगर मैं कोई और कैटेगरी चूज करता हूं, सपोज दैट मैंने बोला कि भाई मैं ओबीसी एनसीएल का देखना चाहता हूं, तो ओबीसी एनसीएल का तो और लो चला गया था। श्री माता वैष्णो देवी में इलेक्ट्रॉनिक्स इनका 7,67,000 तक गया था। गुरुकुल कांगड़ी में इलेक्ट्रिकल 7,53,000 तक गया था। और जम्मू यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 5,57,000 तक गया था। तो अगर आपके 40, 50, 60, 70 परसेंटाइल भी हैं, ठीक है, 70 परसेंटाइल भी हैं, और आपको अगर मन कर रहा है कि मैं जोसा में बैठना चाहता हूं, मुझे जोसा में बैठना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आराम से आपका मान के चलिए इस परसेंटाइल पर भी जोसा में आपका एडमिशन हो जाएगा। पर बशर्ते मैं आपको बैठने का सजेशन यहाँ पर दूंगा भी नहीं। मतलब आपकी जो 5 लाख रैंक है, लगभग लगभग तकरीबन तकरीबन ऐसे मान के चलिए 50-55 परसेंटाइल पे 5 लाख रैंक बन जाती है। और 7 लाख रैंक तो मान के चलिए 30 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल तक भी बन जाती है, ठीक है। तो उतने पे 30 परसेंटाइल वाले भी बच्चे का एडमिशन, 40 परसेंटाइल वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ था। 50 परसेंटाइल पे आपका मान के चलिए 5 लाख रैंक प्लस बन जाती है। तो अब आप सोचिए कि इतने 50 परसेंटाइल पे भी जोसा में एडमिशन हो रहा है, तो जोसा कोई बहुत बड़ी काउंसलिंग वो नहीं है कि मतलब नहीं नहीं एडमिशन हो ही नहीं सकता है। जो फेल है उसका भी जोसा में एडमिशन हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑल ओवर मैं अगर आपको ब्रांच दिखा दूं ना, ब्रांच ऑल सेलेक्ट करके दिखाऊं, अगर ब्रांच अगर मैं ऑल ब्रांच सेलेक्ट करके दिखाता हूं ओपन कैटेगरी के लिए, तो और लो रैंक तक एडमिशन होता है। देखिए 9-9 लाख रैंक तक फूड रोड में एडमिशन हो चुका है। 9-9 लाख रैंक पे गुरु घासीदास में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता है। और आप देख सकते हैं हैंडलूम टेक्नोलॉजी वगैरह 8-8, 9-9 लाख रैंक पे मिला है। पर इन सारे ब्रांचेस और इन सारे कॉलेजेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, मतलब मेरे हिसाब से, कि यहाँ जाने से बेटर है मैं किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर लूँ कंप्यूटर साइंस से अच्छी ब्रांच लेके, या फिर किसी अच्छे अपने स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक कर लूँ, दैट विल बी मच बेटर देन इट। बट खैर, हम यहाँ पर बात करने वाला है एनआईटीज के बारे में कि एनआईटीज में एडमिशन के लिए एटलीस्ट कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है कि कंप्यूटर साइंस के लिए कितना होना चाहिए, अगर आपको जस्ट लो ब्रांच चाहिए तो कितना होना चाहिए, और किसी ब्रांच में अगर एनआईटीज में एंट्री मारना है तो कितना होना चाहिए। तो पहले हम थोड़ा सा फिल्टर बाबा का यूज करते हैं और फिल्टर बाबा से पूछते हैं कि भैया मैं ओपन कैटेगरी से हूं और मुझे एनआईटी में जस्ट इंटर मारना है। किस में इंटर मारना है भाई? मुझे एनआईटी में जस्ट इंटर मारना है।
GFTI और ट्रिपल IIT यहाँ से हटा देता हूँ, इंस्टीट्यूशन में अभी सारे ही ले लेता हूँ, तो एटलीस्ट मेरी कितने मार्क्स होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जस्ट इंटर मानने के लिए जो लास्ट एडमिशन NITs में हुआ था ऑल इंडिया कैटेगरी से, अदर स्टेट के लिए ऑल इंडिया कैटेगरी से ऊपर मतलब जनरल कैटेगरी वाले बच्चे का, वो 95,000 रैंक पे हुआ था। उसके बाद NIT मिजोरम में मैकेनिकल में 83,000 पे हुआ था, NIT सिक्किम में 75 तक हुआ था। इसका मतलब अगर हम होम स्टेट कैटेगरी को छोड़ दें, सिर्फ ओपन में बात करें, तो जो जनरल कैटेगरी है अगर उसकी रैंक 1 लाख से बाहर है तो कोई NIT मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर यही बात मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल के अलावा मैं OBC NCL का देखूं, तो OBC NCL का थोड़ा सा उसी NIT में 1,21,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था केमिस्ट्री में 5 साल के कोर्सेज में, और NIT मिजोरम में सिविल इंजीनियरिंग 95,000 पर मिल गया था, और उसके बाद NIT श्रीनगर में इलेक्ट्रिकल 79,000 तक मिल गया था। मतलब अगर मैं बात करूं NIT चाहिए, सिविल इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस भी अगर आप चल जाएंगी, अगर आपको चल जाएंगी, तो फिर आप थोड़े से लो NITs में आप देख सकते हो, अगर आपकी रैंक 1 लाख के आसपास भी है और आप OBC कैटेगरी हो तो। अगर आप गर्ल्स कैटेगरी हो तो गर्ल्स कैटेगरी में तो और ज्यादा फायदा आपका हो जाएगा। लगभग लगभग अगर आप गर्ल्स कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर गर्ल्स अपन लोग फीमेल, यहाँ से फीमेल सेलेक्ट कर लेते हैं, और फीमेल कैटेगरी में तो खैर और भी फायदा हो जाएगा। अब ये जो लिस्ट है, अब इसी लिस्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ फिल्टर करके आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन से NITs हैं जो लो रैंक तक एडमिशन देती हैं और कंप्यूटर साइंस में कहाँ तक मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब एक एक बात आप समझिएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा एक अच्छा खासा कि NIT मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई वीडियो नहीं देखोगे कि NIT में कहाँ तक एडमिशन होगा, आई कैन बैट इट। और इवन कंप्यूटर साइंस के लिए भी नहीं देखोगे। NITs को मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है, टोटल 32 NITs हैं। जो IIST शिवपुर हुआ करता था अब वो भी NIT हो चुका है। ये तो टॉप 10 के NIT हैं, ये टायर 2 के NITs हैं, और ये टायर 3 के NITs हैं। अब टायर 3 के NITs में एक तो 7 सिस्टर्स आती हैं। 7 सिस्टर्स जो हैं नॉर्थ ईस्ट के NITs हैं, ये 7 सिस्टर्स हैं, और ये सबसे लो रैंक तक एडमिशन देती हैं, जिसमें से खासकर ये चारों सबसे लो रैंक तक एडमिशन देते हैं। उसके इंजीनियरिंग में एडमिशन देते हैं। उसके बाद NIT मेघालय, NIT सिक्किम और NIT अगरतला। अब जो लोग नॉर्थ ईस्ट में जाते हो ज़्यादा NIT अगरतला तक जाते हैं, उसके बाद आई थिंक नहीं जाते हैं, और कुछ लोगों को कुछ लोग इधर भी चले जाते हैं, मेघालय वगैरह भी चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो NIT सबसे लो रैंक तक आपको मिलती है वो NIT है NIT श्रीनगर। ये NIT श्रीनगर आपको इन नॉर्थ ईस्ट के अलावा लो रैंक तक मिल जाती है, पर इसके भी लोकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोग श्रीनगर का माहौल, जम्मू कश्मीर वगैरह का माहौल जैसा कि आप जानते हो, कई बार रोड्स वगैरह ब्लॉक रहते हैं। अब मैं बात करूं जो उसके बाद लो रैंक तक मिलती है वो है NIT उत्तराखंड। NIT उत्तराखंड होम स्टेट वालों के तो मजे ही मजे हैं, है ना। यूपी ऐसा स्टेट है जहां होम स्टेट को कोई ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, और जबकि उत्तराखंड वगैरह हमारे बगल वाले ही हैं, उत्तराखंड पड़ोसी हैं, इनको तो मजे ही मजे हैं, मतलब मत पूछो। उसके बाद NIT आंध्र प्रदेश, NIT पुंडुचेरी, ये थोड़ी सी लो रैंक तक मिल जाते हैं। अब लो रैंक पे जो मिलते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर आपको ये मिल रहा होगा तो फिर आप इससे बेटर NIT के लिए जाना, कट ऑफ अभी देख लो। और अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझ लेना कि अब आपको NIT नहीं मिलेगा। तो रैंक के हिसाब से चलिए हम लोग पहले बात करना शुरू कर देते हैं, और मैं परसेंटाइल भी इसी में इंक्लूड कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए मसला। तो अगर गाइस मैं कंप्यूटर साइंस के लिए बात करूं कि मिनिमम कितना परसेंटाइल आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए आपके होने चाहिए, तो ये देखो, ये वो NITs हैं जो सबसे लो रैंक पे मिल जाती हैं। NIT मिजोरम, NIT नागालैंड, NIT मणिपुर, NIT अरुणाचल प्रदेश, NIT सिक्किम, ये वही 7 सिस्टर्स में से आती हैं। और उसमें जो दूसरा है वो है NIT श्रीनगर। अब अगर मैं इनकी बात करूं तो देखो, लास्ट ईयर जोसा में 31,000 पे बंद हो गई थी सबसे लास्ट NIT, और सीसा में 45,000 पे बंद हो गई थी सबसे लास्ट NIT। अगर आप नॉर्थ ईस्ट से नहीं हो, आप अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हो, क्योंकि NIT में 50% सीट होम स्टेट के लिए रिजर्व रहता है, और आप जनरल कैटेगरी के हो, तो 45,000 के बाद आप, मतलब 45 छोड़ो, आप 40,000 के बाद शायद ही कोई NIT में कंप्यूटर साइंस एक्सपेक्ट करोगे। इवन उसमें भी आपकी 40-45,000 रैंक लगभग 96 परसेंटाइल पे बनेगी, अगर आपके उसमें मतलब ऐसे 95-96 परसेंटाइल पे बनेगी। अगर मतलब इनफैक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि उसमें भी आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ये जो NIT मिजोरम, NIT नागालैंड, NIT मणिपुर, NIT अरुणाचल प्रदेश है, इधर के बच्चे उधर जाते नहीं है, नॉर्थ ईस्ट, और कोई मतलब वहां पे उतना एक्सपोजर भी नहीं है, तो यहाँ पे टॉप के NITs में तो भूल ही जाओ। अगर आपको एटलीस्ट
ठीक ठाक एनआईटी चाहिए, एनआईटी श्रीनगर भी 24,000 पे बंद हो जाती है। अगर आपको ठीक ठाक एनआईटी में कंप्यूटर साइंस चाहिए तो कम से कम 10,000 के रैंक के अंदर, 15,000 रैंक रहा तो भी चलेगा एक टायर 2 के एनआईटीज में। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है आपको एनआईटीज में कंप्यूटर साइंस मिलना। ये सबसे लो वाले हैं, ये सबसे लो वालों का डेटा दिखा रहा हूं। आप चाहो तो बाकी ओबीसी वाले यहां से भी देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस वगैरह का डेटा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, प्रोग्राम यहां पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूं। यहाँ पे मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। दैट इज एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लेते हैं, डेटा साइंस भी ले लेते हैं, और बस यही है कंप्यूटर में, यही 2-3 तो ब्रांचेस ही हैं। और कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स भी ले लेते हैं। एनआईटीज डाल देते हैं, राउंड ले लेते हैं ऑल, और कैटेगरी ले लेते हैं ओपन। अपन लोग कैटेगरी ले लेते हैं ओपन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओपन कैटेगरी वाले कि जो एनआईटीज हैं 45,000 पे कंप्यूटर साइंस बंद हो गई थी, एनआईटी मणिपुर 40,000 पे बंद हो गई थी, सिक्किम 34,000 पे बंद हो गई थी, एनआईटी उत्तराखंड 24,000 पे बंद हो गई थी, जो अच्छे एनआईटीज हैं। अगर मैं अच्छे एनआईटीज की बात, अगर अच्छे एनआईटीज का डेटा दिखाऊं ना, तो एनआईटी ट्रिचिपल्ली 1,600 पे बंद हो गई थी, और जो ये वाली एनआईटीज हैं अपना आईएसटी शिवपुर 16,000 पे जाके बंद हो गई थी। मतलब 15,000 के बाद से अच्छी एनआईटीज मिलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि 15 के बाद से यही तुम्हें आंध्रा मिलेगा, पटना मिलेगा, वो भी 5 साल वाला, पुंडीचेरी मिलेगा। मतलब 15,000 के बाद से तो टायर 2 की भी अच्छी एनआईटीज मिलनी बंद हो जाती हैं। अगर आपकी रैंक अगर टायर 2 में आपको चाहिए तो कम से कम 15,000 के अंदर, और अगर टायर 1 में चाहिए तो 7-8 हजार के अंदर ही आपकी रैंक होनी चाहिए। अगर मैं ओबीसी वालों की बात करूं, ओबीसी एनसीएल की, तो आप कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे डेटा देख सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में ट्रिचिपल्ली 3400 रैंक तक मिली थी, और इनको जो लास्ट इनका जो एडमिशन हुआ था कंप्यूटर साइंस में 56,000 पर एनआईटी मिजोरम में हुआ था, और वही एनआईटी कौन सा एनआईटी श्रीनगर में 31,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल गई थी इन लोगों को, और एनआईटी अगरतला वगैरह में 30,000 तक कंप्यूटर साइंस मिल गया था अगरतला वगैरह में। ये अदर स्टेट की बात कर रहा हूँ, लेकिन होम स्टेट में ना बड़ा फायदा हो जाता है। देखना होम स्टेट वालों का डेटा, अगर होम स्टेट में हो आप, तो एनआईटी सिक्किम में देखो, एनआईटी सिक्किम में 7,42,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस मिली थी ओबीसी कैटेगरी को। पांडुचेरी में 1,15,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। एनआईटी हमीरपुर में 82,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। उत्तराखंड में 48,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। एनआईटी दिल्ली में 47,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था। तो देख रहे हो 7-7 लाख रैंक पे सिक्किम में मिल गया था। तो तुम्हें एक आइडिया लग गया होगा कि होम स्टेट होने का कितना बड़ा फायदा है। होम स्टेट का फायदा देख रहे हो तुम, मतलब सिक्किम में 1,76,000 पे कंप्यूटर साइंस, और मणिपुर में 1,60,000 तक में कंप्यूटर साइंस, मेघालय में 92,000 रैंक तक कंप्यूटर साइंस। तो इनको इजीली कंप्यूटर साइंस वगैरह मिल जाता है अगर इनका होम स्टेट, मतलब अगर तुम्हारा भी होम स्टेट इधर है तो। और अगर होम स्टेट नहीं है तो तुमने मामला समझ ही लिया कि किस रैंक तक, कितने लो रैंक तक एडमिशन होता है। अगर मैं बात करूं कि पूरी एनआईटी मिला के, तो पूरी एनआईटी मिला के किस रैंक तक एडमिशन होता है, मैं इसके बारे में भी तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं। तो ये है जिसमें तुम्हें आइडिया दिख गया होगा कि कंप्यूटर साइंस इससे नीचे तो नहीं मिलने वाली, ये सबसे लो रैंक पे मिलने वाली कंप्यूटर साइंस की कॉलेजेस हैं। अच्छा एक बात और, तुमने आंसर की तो मैच कर लिया, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आंसर की के बिहाफ पे कौन सा कॉलेज तुम्हें मिलने वाला है, या कौन से काउंसलिंग में बैठनी चाहिए। बहुत सारे लोग जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे, और बहुत सारे लोग नहीं क्वालिफाई कर रहे होंगे। तो उनके लिए ऑप्शन क्या, उन्हें कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन से कॉलेज, कौन से काउंसलिंग की तैयारी कर देनी चाहिए, कौन से काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा, ये सब तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा डाउट होगा। तो कल मैं इस पर एक लाइव सेशन लेने वाला हूं, एंड आई वुड लाइक टू टॉक विथ ऑल ऑफ यू, एंड यू हैव टू आस्क योर क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर यू। ओके, तुम्हारी रैंक पर क्या, तुम्हारे मार्क्स के बिहाफ पर, बच्चा पार्टी आप लोगों के मार्क्स के बिहाफ पर क्या रैंक बनेगी, और उस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू, टॉक विथ इट। ओके गाइज,
अब बात करते हैं लास्ट में कि किसी भी एनआईटी में लास्ट क्या मिल सकता है। तो तुम ये देख सकते हो कि किसी भी एनआईटी में मतलब सॉरी लो ब्रांच, जो कंप्यूटर की लो ब्रांचेज हैं, लास्ट में अदर स्टेट के लिए 91,000 रैंक पर बंद हो गए थे। एनआईटी मिजोरम में, एनआईटी अगरतला में सिविल 92,000 तक गई थी। और अगर हम इनको हटा दें तो एनआईटी उत्तराखंड में जो लास्ट एडमिशन हुआ था 68,000 पे हुआ था, और एनआईटी श्रीनगर में मेटलर्जी 84,000 तक मिल गई थी। तो अगर तुम किसी भी एनआईटी में जस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रीम में एंट्री मारना चाहते हो तो भी एटलीस्ट इतनी रैंक्स तो तुम्हारे पास होनी चाहिए, 92 परसेंटाइल से ज्यादा ही होने चाहिए, उससे कम पे काम नहीं बनने वाला है। और अगर हम बात करें कि अगर आपको काउंसलिंग करानी हो तो आप एसटीबीजी के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं। हम आपको पर्सनल मेंटर्स भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह सारा कुछ हम ही करते हैं। देखो, जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। अगर आप सावधानी से काउंसलिंग नहीं करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपने रैंक को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। आपको कॉलेज मिलना चाहिए, कुछ मिल जाता है, कुछ पकड़ा दिया जाता है, कुछ इसके पीछे के रीजन यही है कि आपका जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आपकी छोटी सी रिसर्च है, यही इसके पीछे की प्रॉब्लम है। अगर आप अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करते तो नहीं इशू आता। लेकिन आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है, अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे ना कि मेरा कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहा है, मैं थक गया हूं, मैं हार चुका हूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं कहां जाऊं, मेरे पास बहुत ऑप्शन है पर बेस्ट वाला कौन सा है, जब कुछ ना समझ में आया, फोन उठाना, संदीप भैया को लगाना, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू एंड माई टीम विल हेल्प यू। हम तुम्हें बताएंगे कौन सा कॉलेज बेस्ट है और तुम्हें एडमिशन कहां लेना चाहिए और तुम्हारे रैंक के बिहाफ पे कौन सा बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अगर मैं बात करूं अदर कोर्सेज की, तो आप अदर कोर्सेज में ये 5 साल के कोर्सेज होते हैं बीएससी और एमएससी की। अगर आपके 90 परसेंटाइल प्लस हैं तो भी आपको अदर कोर्सेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, जिसमें से खासकर सूरत उरत में काफी लो रैंक जाती है। एनआईटी सूरत एक अच्छी एनआईटी है, उसके बावजूद भी एनआईटी राउरकेला वगैरह तो जल्दी ही बंद हो जाते हैं। एनआईटी अगरतला भी काफी लो रैंक तक एडमिशन देता है अपने फिजिक्स वगैरह में। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं, ये कुछ स्ट्रीम्स है जहां पर एनआईटीज में बहुत लो रैंक तक एडमिशन होता है। अब सवाल है क्या है वर्थ इट है? तो मेरे हिसाब से तो अगर तुम्हें टीचिंग लाइन में जाना हो या फिर तुम्हें आगे चल के आईआईटी एग्जाम वगैरह देना हो या फिर मतलब रिसर्च में जाना हो तो ही लेना, अदरवाइज इंजीनियरिंग ही ऑप्ट करना, क्योंकि इंजीनियरिंग का इनसे मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। इंजीनियरिंग में चाहे मेटलर्जी क्यों ना हो, मुझे लगता है वो भी इनसे बेटर है। तो तुम बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तुम्हें अगर इंजीनियरिंग करने का तुम्हारी तमन्ना है तो तुम कॉलेज देख के, एक अच्छा कॉलेज देख के, कोर्स से कंप्रोमाइज मत करना। अगर इंजीनियरिंग करने आए हो तो चाहे कॉलेज थोड़ा लो हो जाए पर करेंगे इंजीनियरिंग ही, ना कि हम बीएससी और एमएससी वाले कोर्सेज में जाएंगे। तो आई होप तुम लोग को एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि एनआईटी में जस्ट एंट्री मारने के लिए एटलीस्ट कितना परसेंटाइल या कितना रैंक आपके पास होना चाहिए, और इससे आपको बहुत हेल्प भी मिल जाएगी शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और इस रैंक से बाहर हो तो भूल जाओ, एनआईटी में कुछ नहीं होने वाला है, लिख के ले लो, है ना। अगर आप इसके अंदर हो तो अब आप देखो कि इससे बेटर क्या मिल सकता है। जैसे कि मैं आपको प्रिडिक्टर में दिखा रहा था, इस फिल्टर में फिल्टर कर करके दिखा रहा था, तो दैट्स ये आपके रिसर्च पे अब डिपेंड करेगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, आपको काउंसलिंग करानी हो, तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया और कल मुझे ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।